अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 2 दिन पहले वजीर एविएशन ने ऐलान किया कि 30% पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई कि पाकिस्तान के 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। असेंबली फ्लोर पर एविएशन के वजीर ने यह बयान दिया और अब मामला जाली लाइसेंसेस से मुश्तबा लाइसेंसेस का हो गया है। आज वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 860 में से 262 पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक होने की फहरिस्त जारी कर दी है। गुलाम सरवर खान का कहना था कि PIA को 148 पायलट्स की फहरिस्त भिजवा दी है, जिसके बाद सवाल उठा कि ये फहरिस्त पहले भिजवानी चाहिए थी या तकरीर पहले करनी चाहिए थी, यानी वो पायलट जहाज़ उड़ाते रहे, तकरीर हो गई। और जिनके लाइसेंसेस मशकूक हैं उनकी फहरिस्त, इसी तरह उनका कहना था कि एयर ब्लू और दीगर एयरलाइंस को भी भिजवा दी गई है और आज उन्होंने इनकी तफसीलात दी। जितने भी पायलट्स हैं, जिन लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई या जो लोग रिक्रूट हुए, ये सब 2018 से पहले के लोग हैं। ये जेली डिग्रियों वाला सिलसिला पिछले चीफ जस्टिस के सुओ मोटो, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। तो फिर जब पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी शुरू की गई, जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं, जिनमें से PIA के 141 हैं। एयर ब्लू के 9 पायलट्स हैं, 10 पायलट्स सरीन एयर के हैं, एक्स शाहीन के 17 हैं और अदर्स वो 85, तो ये टोटल 262 हो जाते हैं। अब इन पायलट्स पे ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA कराची को लेटर लिखा गया, जो अब वेब पे अवेलेबल हैं। तो 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है और ना इजाज़त दी जाए। इसी तरह एयर ब्लू को भी, जो उसके 9 पायलट्स हैं, हमने लिस्ट भिजवा दी। सरीन एयर को भी, जो 10 पायलट्स हैं, सरीन एयर को भी हमने लिस्ट और लेटर जारी कर दी है। इसी तरह गुलाम सरवर खान का कहना था कि 100 से ज़ायद पायलट्स की छांटी भी जारी है, उनकी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी उन्हें ट्रेस किया जाएगा। जो रिमेनिंग 100 कुछ बचता है, जो डिफरेंट क्लब्स के साथ है, चार्टर फ्लाइट्स में है, प्राइवेट फ्लाइट्स में है या फॉरेन एयरलाइंस में, वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे उनके नाम भी डाउनलोड कर दिए गए हैं और अभी छांटी की जा रही है कि उन्हें ढूंढा जा रहा है कि किस किस एयरलाइन में वो काम कर रहे हैं, उन्हें भी बाकायदा इन्फॉर्म किया जाएगा। ये पहले छांटी करनी चाहिए थी या पहले ऐलान करना चाहिए था? इतने सारे पाकिस्तानी पायलट्स अगर दुनिया भर में काम कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। अभी तक 262 में से मुकम्मल पायलट्स को ट्रेस भी नहीं किया गया और वो सिर्फ मशकूक हैं, मगर उनके नाम के साथ उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। जबकि खुद गुलाम सरवर खान कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई होनी है, शो कॉज नोटिस जारी होने हैं, इसके बाद इस लिस्ट में कमी बेशी भी हो सकती है। पायलट्स हैं जिनकी मैंने तफसील आपके सामने रखी है, उनकी अभी इंक्वायरी वाला प्रोसेस, शोकाज अभी उन्हें जारी होना है, चार्जशीट उनमें होनी है, उनकी पर्सनल हेयरिंग होनी है। हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उनकी ये प्रोसीडिंग्स भी मुकम्मल हों। इनमें बढ़ भी सकते हैं, इनमें कम भी हो सकते हैं। यानी अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मीडिया पर बयानात जरूर दे दिए गए हैं और इस नंबर में कमी भी आ सकती है। 24 जून को वजीर एविएशन ने असेंबली के फ्लोर पर 30% पायलट्स के लाइसेंसेस जाली होने का दावा कर दिया। 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्ज़ाम दिया और जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। यानी 24 जून को पाकिस्तान के हर 3 में से 1 पायलट का लाइसेंस जाली होने का दावा कर दिया गया। कौमी असेंबली के फ्लोर पर किया गया। इस मामले की संगीनी इतनी थी कि पूरी दुनिया में इस खबर की कवरेज हुई, आलमी अखबारों में हेडलाइंस लग गई। पाकिस्तान की
बतौर रियासत और पाकिस्तान एयरलाइंस की बतौर इदारा साख बुरी तरीके से मुतासिर हुई। और ज़ाहिर अगर खबर दुरुस्त है और तहकीकात के बाद कार्रवाई होती तो ये बात भी बहुत शर्मिंदगी की है। यानी हादसे की तहकीकात मगर पीछे चली गई और पायलट्स का मामला आलमी मीडिया की सुर्खी बन गया, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब ये दावा किया गया तो हुकूमत ने ऐसे किसी भी पायलट की कोई लिस्ट जारी नहीं की थी, कोई निशानदही नहीं की थी, कोई कार्रवाई नहीं की थी। 24 जून ही को ARY के प्रोग्राम पावर प्ले में जब अरशद शरीफ साहब ने वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान से ये पूछा कि पायलट्स के लाइसेंसेस जाली होने की बात की गई तो क्या अब तक ये जहाज उड़ा रहे हैं, कल तक उड़ा रहे थे या नहीं उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। 22 जून को वजीर एविएशन ने पार्लियामेंट को बताया कि उन्हें रिपोर्ट मौसूल हो गई है। 23 को उन्होंने वजीर आजम को ब्रीफिंग भी दी। फिर 24 तारीख को पार्लियामेंट में तकरीर करके बताया कि 30% पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त तक ऐसी कोई हिदायत किसी भी इदारे को नहीं मिली थी, PIA को नहीं बताया गया था। और ख़ुद PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने गुलाम सरवर खान साहब की तकरीर के बाद 24 तारीख को उन पायलट्स की तफसीलात मांगने के लिए ख़त लिखा। और फिर दोबारा 25 जून को PIA के चीफ एयर मार्शल अरशद मलिक ने वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान और DG सिविल एविएशन को फिर ख़त लिखा कि बताया जाए कि वो कौन से पायलट्स हैं। खतूत आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, क्योंकि उनका ख़त में लिखना था कि वो पायलट्स कौन हैं ये बताएं, क्योंकि वो पायलट्स अभी भी जहाज़ उड़ा रहे होंगे। ख़त के मुताबिक वजीर एविएशन की तरफ से इस बात की निशानदही की गई है कि 262 पायलट्स जिनके लाइसेंस जाली हैं, उनमें से 150 पायलट्स का ताल्लुक PIA से है। एक कौमी एयरलाइन की हैसियत से ये हमारे लिए खदशे की बात है कि इन 150 पायलट्स में से कई पायलट्स अब भी जहाज़ उड़ा रहे होंगे, जिन्हें ऐसे किसी भी इंकिशाफ के बाद इजाज़त नहीं दी जा सकती। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि कल ही PIA की तरफ से उन पायलट्स की लिस्ट देने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए अब दोबारा ये दरख्वास्त की जाती है कि वो लिस्ट मुहैया की जाए ताकि फौरी तौर पर उन पायलट्स को जहाज़ उड़ाने से रोका जा सके जो एक ख़तरा साबित हो सकते हैं। अब ये ख़त PIA ने एविएशन के वजीर और डायरेक्टर जनरल को 25 जून को लिखा। 24 जून को गुलाम सरवर खान साहब ने तकरीर की, उस दिन लिखा, फिर उसके अगले दिन लिखा। मगर और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लिस्ट जारी कर दी गई है और जो जाली बात थी उसको आज उन्होंने कहा मशकूक है और इसमें कमी बेशी भी हो सकती है और इस पर तहकीकात हो रही है। यानी पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लग गई कि जाली लाइसेंसेज हैं पाकिस्तान के पायलट्स के पास 30% के पास। और आज उनकी तरफ से ये कहा गया, BBC, CNN, बिजनेस इंसाइडर, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अरब न्यूज़, वॉइस ऑफ अमेरिका, हर जगह ये खबरें शाया हुई। अब इस वक्त क्या मामला है, हमारे साथ तर्जुमान PIA मौजूद हैं। PIA का मौक़िफ़ मालूम करते हैं कि उन्होंने इस सारे के सारे मामले को कैसे देखा है। अब्दुल्ला हफीज़ खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, ये 25 तारीख को ख़त लिखा है, 24 तारीख को उन्होंने तकरीर की और ख़त में कह रहे हैं कि जी हमें लिस्ट दे दें। तो आप लोगों को कब मिली है लिस्ट? मिल गई है अब लिस्ट? अब उन्होंने कहा कि हमने एयर ब्लू और दूसरी एयरलाइंस को और PIA को दे दी है लिस्ट। बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द शो। लिस्ट अभी उनके मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वहाँ से इशू हो गई है सिविल एविएशन से। हमें अभी तक सरकारी तौर पे वो रिसीव नहीं हुई, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उन्हें भेज दिए तो अगली चंद मिनटों या चंद आधे पौने घंटे के अंदर होपफुली हमें एटलीस्ट उसका फैक्स या ईमेल उसकी रिसीव हो जानी चाहिए। मतलब पहले दुनिया में इतनी हमारी जगहसाई हो गई है, आप ये कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ भी PIA को पता नहीं है वो कौन से पायलट हैं जिनका वजीर साहब कह रहे हैं कि उनकी मुबैना तौर पर मशकूक डिग्री हो सकती है, जिनको कल जाली कह दिया था उन्होंने, और वो ग्राउंड हुए या नहीं हुए? देखिए, हमें ये पता लगा था, मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में बहुत जल्दी से देना चाहता हूँ बिकॉज ये पूरी इंक्वायरी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो PIA ही की निशानदेही के ऊपर हुई थी। जब 2018 में हमारा पंजगूर के अंदर एक जहाज हमारा रनवे से स्किड ऑफ कर गया था, तो उस टाइम पे हमने जो उसकी इंक्वायरी की जो हर एक्सीडेंट के साथ होती है उसके ऊपर हमें एक जो कप्तान थे उस टाइम पे उनका जब पता लगा तो उनका लाइसेंस एक छुट्टी के दिन इशू हुआ था। ये हमारे लिए बहुत हैरानगी की बात थी क्योंकि आज से पहले हमने कभी इस तरीके से देखा नहीं था कि किसी का लाइसेंस छुट्टी के दिन इशू हुआ हो। उसके ऊपर हमने सिविल एविएशन पाकिस्तान को इस बात के ऊपर लिखा बिकॉज लाइसेंस उनका इशू करता था, और हमने इंटरनली अपनी इंक्वायरी की जिसके अंदर हमने जनवरी और फरवरी ही में से हमारे तमाम पायलट्स में से 17 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया और हमने उसी टाइम पे उनको ग्राउंड कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर इंक्वायरी अपनी शुरू की थी फरवरी 2019 के अंदर, और उन्होंने 15 महीने लगा के इंक्वायरी का रिजल्ट निकाला। हमें भी मिनिस्टर साहब की तकरीर से ही पता लगा कि उसका स्केल बहुत बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। हम ये सोच रहे थे कि शायद 17 हमारे पास हैं तो मिल मिला के 20-22 ऐसे हो जाएंगे, और 3-4 अगर और होंगे तो हम उनको भी फौरन से पहले ग्राउंड कर देंगे। लेकिन 148 या 150, 2 दिन पहले तो 150 का फिगर था, आज अभी पता लगा कि 148
148 का फिगर हमारे लिए भी बहुत बड़ा था। सर एक मिनट, आप कह रहे हैं इस वक्त भी आपके पास लिस्ट नहीं है कि वो कौन से पायलट हैं, और आपको भी ये तक नहीं पता था कि कितने बड़े पायलट इस वक्त निकल के आ गए हैं। वजीर साहब ने पहले पार्लियामेंट में जाके तकरीर कर दी, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर शाम में वो टॉक शोज में चले गए, आप लोगों को लिस्ट नहीं दी। 2 दफ़ा आपके चीफ ने लिखा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन गया, और हो सकता है वो आज तक भी फ्लाई कर रहे हो। जिन जिन का हमें आइडिया था उनको ड्यूटी रोस्टर से हमने एहतियातन पहले ही हटा दिया था, और हम एक्चुअली इंतजार कर रहे थे ऑफिशियल कंफर्मेशन का, ताकि उनको प्रॉपर लीगल एंड ऑफिशियल तरीके से हम उनकी ग्राउंडिंग कर सके। तो हमें जैसे भी लेटर मिलता, आजकल तो वैसे भी जिस तरह फ्लाइटें महदूद है, ज्यादा फ्लाइटें चल नहीं रही, तो जैसे ही हमें लेटर मिलता है ये 150 जो कि हमारी 1/3 है टोटल पायलट वर्क फोर्स का, वो इमीडिएटली ग्राउंड कर दिए जाएंगे। मतलब यानी कि कर दिए जाएंगे, जब आपको लिस्ट मिलेगी फिर आप उसको देखेंगे, इंक्वायरी क्या हुई है उसके मंदरजात देखेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने बताया कि वो मुश्तबा हैं, पहले जाली उनकी तरफ से कह दिया गया था, तो ये सारे के सारे मामला अब बाद में होंगे। और आपको नहीं लगता ये वक्त से पहले इस किस्म की अनाउंसमेंट कर दी गई, दुनिया में हेडलाइन बन गई, आप लोगों को भी नहीं पता बतौर इदारा? जी, अब इसके ऊपर ना मैं आप एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, पीआईए ने पिछले 2 दिन में इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फ्लैग लिया, या बहुत ज्यादा हम पे तनकीद का निशाना बनाया गया हमें ऐसा एयरलाइन के। जी शायद हमें अपने कप्तानों का पता नहीं था कि वो किस तरीके से कप्तान जाली लाइसेंस वाले जो है वो हमारे साथ फ्लाई कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे एक बात जरा थोड़ी वजाहत तलब है, वो ये है कि ये लाइसेंसेस पाकिस्तान में जो मजाज अथॉरिटी है उसने इशू किए थे, और मजाज अथॉरिटी के इशू करता लाइसेंस जो पाकिस्तान में सिविल एविएशन है या कमर्शियल एविएशन का रेगुलेटर है, उसको एक्सेप्ट करना पाकिस्तान में हर इदारा उसको एक्सेप्ट करता है। हमने भी किया, जो बाकी दीगर एयरलाइनें थी, हालांकि कल तक लोगों का ख्याल था सिर्फ पीआईए में, आज उन्हें पता लगा कि बाकी जो 2 एयरलाइनें उनके भी पायलट्स जो हैं वो इस तरह के मुश्तबा लाइसेंस वाले। तो हमारे लिए भी ये परेशानी की बात तो थी, लेकिन इस पूरे मैटर के अंदर अनलेस एंड अनटिल हम खुद ये इस पे ना हम शुरू करवाते, या हमें खुद पहले से ना पता लगता, तो ये शायद कितना अर्सा और चलता रहता, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होना था कि ये चीज यहाँ पे हुई है। तो उसके ऊपर तनकीद हमने उठाई, जो थोड़ी सी मेरे ख्याल में अनफेयर थी हमारे साथ एज ए इदारा। हम लोग के साथ एक और बहुत बड़ा एक चैलेंज है, वो ये कि पाकिस्तान का एक वाहिद हम इदारा है जो इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं। अब इस पूरी चीज के अंदर क्वाइट फ्रैंकली जिम्मेदारी के ऊपर कोई भी इसके ऊपर वो नहीं अपनी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन इस पूरी चीज के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसका पीआईए के ऊपर आएगा एज एन पाकिस्तान इंटरनेशनल ब्रांड। हम खाली ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं बाकी एयरलाइनों की तरह, हमारा जहाज बर्तानिया जाता है, यूरोप जाता है, नॉर्थ अमेरिका जाता है, उन मुल्कों में जाता है जहां पे इस तरह की रेगुलेशंस बहुत सख्त होती हैं, और इस तरह का वाकया तो टोटली अनहर्ड ऑफ होता है। इसलिए बैनुल अक़वामी मीडिया हमसे बहुत शदीद सख्त सवाल कर रहा है इस पूरी बात के ऊपर कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये किस तरह हुआ, ये किस तरीके से पॉसिबल था कि इतना अरसा लाइसेंसेस इशू होते रहे और किसी को ये पता नहीं लगे, या ये क्या निजाम था कि जिसकी वजह से इस तरह लाइसेंस इशू किए गए। तो हम भी उसी तरह स्पीचलेस थे जिस तरह शायद पाकिस्तान में दूसरे लोग हैं, कि ये पूरा निजाम पैरेलल तरीके से चल रहा था, जहां पे आप इस तरीके से आराम से लाइसेंस हासिल कर सकते थे। मतलब जब आप स्पीचलेस इसलिए थे, आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया सारा पीछे पड़ा हुआ है, तनकीद हो रही है क्योंकि आपको बताया नहीं गया, तो बेहतर ना होता पहले आपको बताया जाता, एतमाद में लिया जाता, पहले पायलट्स को ग्राउंड किया जाता, उसके बाद ये अनाउंस किया जाता, या कार्रवाई करने के बाद कि जी हमने ये कार्रवाई की है। देखिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली शायद इस बात को एडमिट करूं कि इसकी टाइमिंग शायद थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी वजाहत और देता चलूं। देखें, पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव को या पीआईए को ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम थी कि इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, और स्केल का हमें मिनिस्टर की ब्रीफिंग से पता लगा। पीआईए एक हुकूमत पाकिस्तान का मातहत इदारा है, इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस जो है उससे हमें भी अलहदा रखा गया, और मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन की स्पिरिट यही थी कि जिसने लाइसेंस इशू किए उसको भी अलहदा रखो, और जो उसका बेनिफिशियरी है, जिसके एम्प्लॉइज उसके साथ हैं, उससे भी रखो, और ये कंप्लीट सीक्रेसी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन की गई। तो हमें इंक्वायरी का बहुत अच्छे तरीके से पता था, लेकिन स्केल का जो है वो हमें मिनिस्टर साहब की जो उन्होंने तकरीर की थी उसी से पता लगा, जो कि हमारे लिए भी उतना ही ज्यादा हैरान कुन था।
तकरीर से ही आपको पता चला। अब साथ में फिर मुझे ये बता दें कि ये जो मामला है, क्योंकि उन्होंने कहा 2010-2012 तक ये मामला चलता रहा, ये भी कहा जा रहा है कि 2012 में कुछ टेस्ट का रूल्स बदले गए। लोग ज़ाहिर है बहुत अजीब लेते हैं जब कह दिया जाए कि जी जाली लाइसेंस वाले पायलट है, कि क्या ऐसे लोग जहाज़ उड़ा रहे हैं जिन्हें जहाज़ उड़ाना नहीं आता या उनका तजर्बा नहीं है। अब तो ज़ाहिर उसको मुश्तबा कह दिया गया है। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? उनकी ट्रेनिंग पूरी होती है, फ्लाइंग आवर्स पूरे होते हैं, सारे उन्होंने जो SOPs हैं वो पूरे किए होते हैं, क्या मकसद क्या है इसका? देखिए यहाँ पे ना जो ये, अच्छा अब एक लफ्ज हम बार बार इसको जाली कह रहे हैं, मेरे ख्याल में हम जाली नहीं है, मुश्तबा लाइसेंसेस, हमें इनको मुश्तबा लाइसेंसेस इनको कहना चाहिए, बिकॉज ये लाइसेंसेस इशू तो पाकिस्तान में मुजाज अथॉरिटी ने किए। जाली तो ये होता है कि वो खुद से बना के ले आते हैं। ये लाइसेंस अगर आप रेगुलेटर से चेक करेंगे तो उनके रिकॉर्ड में लाइसेंसेस शामिल हैं। तरीकेकार जिससे ये लाइसेंसेस हासिल किए गए वो सारी की सारी बात इसके ऊपर गलत थी। मतलब यानी कि उन्होंने बाकी जो अपने बाद की चीज़ें हैं वो सारी की सारी पूरी की हैं, ट्रेनिंग वगैरह के मामलात और वो सारी चीज़ें। देखिए कोई भी पायलट जब बनता है तो वो जो नॉर्मल टिपिकल तरीकाकार है पायलट बनने का पाकिस्तान में, ये है कि आपके पास A लेवल या FSC की एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसके बाद आप फ्लाइंग स्कूल में जाते हैं और वहां पे 6 से 8 महीने का आप ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद आपको वो फ्लाइंग शुरू कराते हैं और आपने 200 घंटे फ्लाई करना होता है, जिसके बाद आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करते हैं एक एग्जाम लेके, जो कि आप सिविल एविएशन अथॉरिटी को देते हैं और उनके साथ अपने फ्लाइट लॉग्स जमा कराते हैं कि वो 200 घंटे आपने फ्लाई किए। तरीकेकार तो इसके ऊपर ये है। उनकी एक बहुत डिस्कशन आ रही है कि शायद ये जाली डिग्रियों की बात है, ये जाली डिग्रियों की बात नहीं। इन पायलट्स की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पूरी है। इन पायलट्स ने जो टेस्ट नहीं दिया या उनका तरीकेकार सही नहीं है, उसके बाद इनकी पोस्ट इंडक्शन तो इनकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है। ये पहले बेसिक लेवल फ्लाइंग से शुरू करते हैं, फिर सिमुलेटर ट्रेनिंग के ऊपर जाते हैं, फिर सिमुलेटर क्लियर करते जाते हैं अपने साथ साथ, फिर उसके बाद हर घंटे 400-500 घंटे के बाद इनके अलहदा चेक्स होते हैं। इनके चेक्स पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो फ्लाइट स्टैंडर्ड्स के इंस्पेक्टर हैं वो भी ले रहे होते हैं। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर जो है वो भी कभी कभी आके इनके लॉग्स इनके सर्टिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो बाद की ट्रेनिंग, बाद की इनके जो फ्लाइंग इन्होंने की है वो तो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर सही है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो बेसिक्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पायलट बने या जो इनकी पायलट बनने की आप इसे कह सकते हैं अप्रूवल है, वही गलत है। तो यहाँ पे कहानी ये आती है कि अगर बुनियाद गलत है तो इमारत गलत है। बहुत शुक्रिया। अगर कुछ भी गलत है तो जाहिर है बिल्कुल गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जो सीक्वेंस है उसमें वो खुद भी कह रहे हैं अभी तक भी PIA को लिस्ट नहीं मिली है और मीडिया पर बाकायदा तौर पर क्रेडिट लिया जा रहा है। असल में ये मामला क्या है? तारिक अब्दुल हसन जो PIA के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। से पहले खुद PIA के तर्जुमान ने बताया कि हमारे लिए भी हैरान कुन है कि हमारे 150 पायलट हैं जिनकी डिग्रियां मुश्तबा हैं, जाली कहा गया था, मुश्तबा कहा जा रहा है और अभी तक उन्हें लिस्ट भी नहीं मौसूल हुई है। ये मामला क्या है? तारिक अब्दुल हसन नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अब्दुल हसन, बहुत शुक्रिया। आपने ज़ाहिर है ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आपने ब्रेक की, आपको अंदर की बात पता है, ये मामला हो क्या रहा है? कभी ये जाली हो जाते हैं, कभी मुश्तबा हो जाते हैं और अभी उन्होंने कहा इनकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, तहकीकात अभी पूरी हुई नहीं है और सारी दुनिया को बता दें क्या हो रहा है। देखिए, मामला था PIA के एयरबस तैयारे के हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का। वज़ीर मौसूफ़ ये रिपोर्ट पेश करने के लिए ऐवान में आए थे और फिर अचानक ही ये जाली लाइसेंसेस का मामला उठ खड़ा हुआ। हालांकि PIA के जो दोनों पायलट इस हादसे में जाँ बहक हुए थे उनके लाइसेंस जाली नहीं थे, तो फिर ये जाली लाइसेंसेस का मामला कहाँ से उठाया? असल मामला ये है कि वज़ीर मौसूफ़ के दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर तैयारे के हादसे के मामले से रिलेट कर दिया। PIA में और ये पायलटों के लाइसेंस का मामला और तालीमी असनाद को चेक करने का मामला ये तकरीबन 2 साल से चल रहा है। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में डिग्रीज़ चेक करने का मामला शुरू हुआ था और PIA के तमाम पायलट्स की तालीमी असनाद भी चेक हुई, उनके लाइसेंसेस भी चेक हुए थे और इस पूरे अरसे के दौरान कोई 17 पायलट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए थे कि इनके मामलात में कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद 6 पायलट ऐसे थे जिनकी तालीमी असनाद जाली पाई गई और उन्हें PIA से फारिग कर दिया गया और बाकी जो है वो 11 पायलटों का इशू था जिनके लाइसेंस जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ख़त्म कर दिए थे, वापस ले लिए थे। ये लोग फिर कोर्ट में गए जहां से 5
पायलट जो है वो बहाल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइसेंस जाली होने का मामला इतना भी मजबूत नहीं था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अदालतों में साबित कर सकती। मामला शुरू हुआ है उस वक्त से कि जब PIA में मौजूदा मैनेजमेंट आई है, यानी एयर मार्शल अरशद मलिक की क़यादत में जो मैनेजमेंट काम कर रही है, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान जो है वो वहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस मैनेजमेंट ने आते ही PIA की मुख्तलिफ एसोसिएशंस को उनको काम करने से रोकने की कोशिश की और उन्हें बाउंड करना शुरू किया। पाल्पा की तरफ से इसकी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई। PIA की CBA को गैर फाल कर दिया गया है, PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन को गैर फाल कर दिया गया है और वजह ये बताई गई कि एसोसिएशंस की जो मदाखलत है मैनेजमेंट के कामों में वो जो है असरअंदाज होती है एयरलाइन की तरक्की में, तो उन्हें गैर फाल कर दिया गया है। लेकिन एक रेजिस्टेंस जो है वो पाल्पा की तरफ से हुई। नया मामला उस वक्त शुरू हुआ जब ये कोरोना के मामलात खड़े हुए और PIA के पायलट्स ने इस बात का मुतालबा किया कि उन्हें PPE फराहम किया जाए, यानी प्रोटेक्शन गियर फराहम किया जाए ताकि वो कोरोना से महफूज रह सकें। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा PIA के पायलट जो हैं वो इस वक्त तक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तो अभी जो तैयारे का हादसा हुआ है इस बारे में भी यही कहा गया कि पायलट जो है वो कोरोना के ऊपर बात कर रहे थे। तो बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद थे। जो भी मामला है ज़रूर तहकीकात तो लाजमी होनी चाहिए कि जो भी पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर है, उनकी डिग्रियाँ प्रॉपर है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मुसलसल तनकीद ये हो रही है कि वो किसी भी मामले पर कार्रवाई बाद में करती है, मीडिया पर बयानात पहले दे देती है, क्रेडिट लेने की दौड़ में आगे बढ़ जाती है। सही फोरम पर कार्रवाई से पहले मीडिया ट्रायल चल रहा होता है। ये इल्ज़ाम मुसलसल लग रहा है कि हुकूमत मीडिया ऑब्सेस्ड है। कराची तैयारा हादसे के मामले में भी हुकूमत का यही रवैया नजर आ रहा है कि PIA को पता नहीं है, एयरलाइंस को आज लिस्ट फराहम की गई है जो नहीं पहुंची, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तकारीर, टॉक शोज पहले वजीर साहब कर चुके हैं। कल माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल ने भी कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत अकाउंटेबिलिटी करे, एहतसाब करे, मगर साबित कुछ होता नहीं है और खबरें पहले चल जाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मईशत में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है। शरह सूद कम होने के बावजूद इस वक्त इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एक और जो चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को असर कर रही है और जो इंटरेस्ट रेट गिरने के बावजूद भी हर्डल साबित होगी, वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जो है पाकिस्तान में वो थोड़ा खौफ का है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पिछले 2 साल में कोई 4 बड़े सेक्टर्स के अगेंस्ट इंक्वायरियाँ शुरू हुई हैं। तो जब एक ऐसे माहौल में कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ किसी भी वजह से अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी तो इंटरेस्ट रेट अगर 17% हो और फिर 5% हो जाए तो वो 2 दफ़ा सोचेगा कि क्या मुझे मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। मोहसिन साहब, जब शुरू में हुकूमत आई ज़रा नैब की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि वो तंग करता है, फिर हुकूमत ने इंटरवीन किया कि ये प्राइवेट सेक्टर को नैब नहीं तंग करेगा। अब जहाँ तक ये दूसरे मामलात हैं, अगर शुगर कार्टेल ने ये काम किया है तो कार्रवाई तो होगी ना। अगर शुगर मिलर्स के खिलाफ ये कैसे हो सकता है कि कार्रवाई ना हो, तो अकाउंटेबिलिटी तो बहरहाल होगी। नहीं, उसके बहुत सारे तरीके IPP पे कि अगर कोई चीज़ इंक्वायरी करनी है तो वो मीडिया को रिपोर्ट दिए बगैर भी हो सकती थी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो बहुत इन डेप्थ इंक्वायरीज करती हैं और जो मिसकंडक्ट होती है उसको सर्च करती हैं, मगर उसकी अखबार में खबर नहीं लगती है। अब तो कोई चीज़ साबित होती नहीं है, पहले मीडिया में खबर लग जाती है। तो अगर एक बैंकर होगा, उसको लोन देना है IPP को, तो वो जब इतनी बुरी खबर देखेगा कि यार IPPs जो हैं बंद हो जाएंगे, IPPs को प्रॉफिट दोबारा रिटर्न करना पड़ेगा, IPPs ने नाजायज़ प्रॉफिट कमाया है, तो वो 2 दफ़ा सोचेगा लोन देते हुए। तो मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान में उसको फैलाई जाती है बात, तो वो कॉन्फिडेंस को शेक करती है। और शाहज़ेब भाई, आपको पता होगा बहुत सारे सर्वेज होते हैं। जो एक सर्वे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, वो भी आप देखें तो पिछले 4-5 साल में जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो एक तेजी से नीचे आया है, और उसमें बेशुमार फैक्टर्स होते हैं। और एक फैक्टर ये भी होता है कि लोग जो हैं इस इंक्वायरीज की वजह से खौफजदा हो जाते हैं। ऐसा ही मामला CPEC के साथ भी रहा। हुकूमत में आने के बाद CPEC के तहत गुज़िश्ता हुकूमत में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स पर सवालात उठाए गए। मुल्तान सखर मोटरवे हो, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, सब पर मुसलसल सवालात उठाए गए। 50 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम मुराद सईद ने लगाया। जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं है वो है मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है, उस प्रोजेक्ट की तफसीलात। और उसमें एक जो किरदार है
वो है एहसन इकबाल, जावेद सादिक और शरीफ बरादरान। हमारे कायद ने कहा था कि ये बड़े प्रोजेक्ट इसलिए शुरू करते कि इसमें बड़े पैमाने पे इनको कमीशन मिलता है। तो एक प्रोजेक्ट जिसमें 50 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, सवाल ये बनता है कि ये पैसा नवाज शरीफ ने खाया, ये पैसा एहसन इकबाल ने खाया, या किसके अकाउंट्स में गया। अब ISI भी है, IB भी है, FBR भी है, SECP भी है, तमाम इदारे हैं ना, वो पता लगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, पैसा तो गया, पाकिस्तान के खजाने को 50 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये खाया किसने है और लेना वापिस हमने किससे है। ये आप लोगों ने इसका जवाब इंशाल्लाह कमीशन देगा और इसमें हम ये पूछेंगे। तो ये पैसा एक प्रोजेक्ट में आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, 50 अरब से ज्यादा। तो अगर ये पैसा आ गया फिर बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम का भी हिसाब होगा। जवाब भी आज तक नहीं आया। फिर हुकूमत में आने के बाद बिजली के कारखानों के ऑडिट का ऐलान किया गया। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है और LNG के जो प्लांट्स हैं पंजाब में, ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं, इनमें नैब इसकी तहकीकात का आगाज़ कर चुकी है। सीपीए के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर इल्ज़ाम लगाया गया। पंजाब के ऑरेंज लाइन मेट्रो पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा, तहकीकात का ऐलान किया गया और फिर अमेरिका की सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने भी ये सारे इल्ज़ाम दोहराए कि पाकिस्तान में जो सीपेक हो रहा है उसमें करप्शन हो रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मगर जब अमेरिका ने इल्ज़ाम दोहराए तो असद उमर साहब ने आके कहा कि सीपेक के खिलाफ एक बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपेक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली। ये अमेरिका की हुकूमत उसके अंदर शामिल थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त चाइना और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात, जो तनाव ज़रा बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है, तो उसका आप समझ लें कि ये कोलैटरल डैमेज हमें नज़र आता है, उसी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। किसने ये प्रोपेगेंडा किया था? खुद हुकूमती वज़रा सब ये बातें किया करते थे, जिसको दोहरा दिया गया था अमेरिका की एलिस वेल्स की तरफ से। साथ ही फिर हमें नज़र आया, आज हमने नैब से पूछा कि मुल्तान सक्खर मोटरवे जिस पे 50 अरब रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम लगा, उसकी तहकीकात का क्या हुआ? जवाब नहीं आया। जो इस वक्त ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है वो ना मुकम्मल हुआ, ना ही उसमें तहकीकात का आज तक कोई पता चला। जितने भी LNG के एनर्जी प्रोजेक्ट थे उनमें ना कोई तहकीकात हुई, ना सामने आई, बल्कि अब तो उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और फिर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में बताया कि इन तमाम बयानात की वजह से आर्मी चीफ को चीन जाकर चीनी क़यादत को मनाना पड़ा क्योंकि वो नाराज़ हो गए थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मैं बात करें। कराची में गर्मी का जोर बढ़ते ही लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहर भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ तक कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुतासिर है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मगर इस लोड शेडिंग की जिम्मेदारी लेने पर कोई तैयार नहीं है और इदारे एक दूसरे को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड 3450 मेगावाट से तजावुज़ कर चुकी है और इस दौरान के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल और गैस की फराहमी में कमी का सामना है, जिसकी वजह से बिजली फराहमी 3150 मेगावाट से कम होकर 2800 मेगावाट पर आ गई है। मगर सुई सदर्न गैस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक आवाम को गुमराह कर रही है और के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर उसकी गैस से चलने वाले प्लांट्स के लिए गैस की मतलूबा मिकदार बढ़ाकर 240 MMCFD कर दी गई है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक को मजीद 500 मेगावाट बिजली फराहम करने के लिए तैयार है, मगर के इलेक्ट्रिक का सिस्टम मजीद बिजली पैदा लेने की सकत ही नहीं रखता। वज़ारत तवानाई के तर्जुमान के मुताबिक सूरत हाल से जाहिर है कि के इलेक्ट्रिक ने सिस्टम की बेहतरी के लिए मुनासिब इक़दाम और सरमायाकारी नहीं की। वफाकी काबीना कराची के अवाम की भलाई के लिए के इलेक्ट्रिक को 1100 मेगावाट इजाफी बिजली की मंजूरी दे चुकी है, मगर के इलेक्ट्रिक का सिस्टम इजाफी बिजली का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। तर्जुमान के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने फर्नेस ऑयल में 80% के इलेक्ट्रिक को फराहम करने के इंतजाम किए हैं और वफाकी हुकूमत ने 30,000 टन फर्नेस ऑयल फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक को फराहम करने के इंतजाम भी किए हैं। वफाकी हुकूमत SSGC दोनों के इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मोनी सल्वी CEO के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद हैं। मोनी सल्वी साहब, आपने फर्नेस ऑयल और दूसरी बातें की, उन्होंने तो हकाइक अवाम के सामने रख दी हैं कि आपके सिस्टम का मसला है, आपने सरमायाकारी नहीं की जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है।
देखिए, हमें बिल्कुल यकीनन SSGC जो है वो इस वक्त तकरीबन 240 से 260 के दरमियान गैस फराहम कर रहा है, जो कि यूजुअली जो है ना तकरीबन 190 होती थी। मगर जब वो हमें 190 और 200 MMCFD गैस दे रहे होते थे तो उसके हिसाब से हमको तकरीबन 4,500 टन फर्नेस ऑयल की ज़रूरत होती है। उसके अलावा 1200 टन फर्नेस ऑयल चाहिए होता है IPPs को। वो जो क्वांटिटी है वो हमें दस्तयाब नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो ये एडिशनल 40 MMCFD 50 MMCFD हमको मिल रहा है वो उस फर्नेस ऑयल की शॉर्टफॉल को पूरा नहीं कर पा रहा, और उसकी वजह से हमारे प्लांट बंद हैं। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल 500 मेगावाट की उन्होंने आज हमने भी उनका जो सुना है, आपने भी वही बात करें, उसमें शायद भी बात ये है कि देखें हमारा जो इंटरकनेक्शन है वो बने हुए और उनके अंदर से जो सप्लाई है वो ऑलरेडी हमको आ रही है 650 मेगावाट। आपने शायद देखा होगा, अभी अखबार में भी आया था कि उन्होंने 1400 मेगावाट का और हमको कहा है कि हम आपको देंगे, जिसके लिए अब ग्रिड स्टेशंस बनेंगे। इनका 500 kV का नेटवर्क है, हमारा 220 है। मगर तो ये इतना आसान नहीं होता कि एकदम से जो है ना आप कई ऐसे बिजली देना शुरू कर दें, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और जो कि हमने जो एडिशनल 1400 उन्होंने कहा है वो हम अब लेने की के ऊपर ग्रिड स्टेशन बनाने का काम कर रहे हैं। और लेकिन मैं आपको बस इस बात से ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ फराहमी में बेहतरी आई है और इंशाअल्लाह ताला गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम टुनाइट और आगे कुछ दिनों में सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी मच बेटर। दिस इज़ आवर एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन दैट वी विल गेटिंग कुछ और हमें फर्नेस ऑयल। यानी कि वफाकी हुकूमत ठीक कह रही है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आप कह रहे हैं आप ग्रिड स्टेशन बनाएंगे। नून लीग के दौर में बिजली के प्रोजेक्ट्स लगना शुरू हो गए थे, जब पाकिस्तान में बिजली की फराहमी बढ़नी थी, तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में? जो आज वफाक कह रहा है कि 2022-23 तक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा। आपको पता था कराची की डिमांड बढ़ेगी, गर्मी आएंगी, आपको ये भी पता था। वफाक कह रहा है आपके इसके अलावा बिजली आप ले नहीं सकते अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, मगर 80% आपके लिए फर्नेस ऑयल अरेंज किया, 30,000 टन इसके अलावा और ज़्यादा अरेंज करके दिया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हमें 200 MMCFD जो SSG देता है अगर वो दी जाए तो उसके साथ हमें 4,500 टन पर डे तेल दिया जाना चाहिए, जिसके हिसाब से हमें तकरीबन पूरे महीने का 1,30,000 टन तकरीबन फर्नेस ऑयल बनता है जो हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा जो टपाल और गुल हैं जो तकरीबन 250 से 250 मेगावाट बिजली देते हैं, उनकी भी तकरीबन 37,000 टन की रिक्वायरमेंट होती है महीने की। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सर इस वक्त इस महीने में हमको तकरीबन कोई 60,000 टन तेल मिला है। आज 27 तारीख हो गई है। ये सारी मुश्किलात आपको ये पता होगा कि जो ऑयल मार्केटिंग जो हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं उन्होंने जो पिछले महीने में शायद कुछ इंपोर्ट कम हुई थी, जिसकी वजह से आपने मुल्क में पेट्रोल का क्राइसिस भी देखा था। फर्नेस ऑयल एक बाय प्रोडक्ट होती है। वो जब आप क्रूड मंगाते हैं तो क्रूड के अंदर से सबसे पहले HOBC और मोटर स्पिरिट और डीजल बनने के बाद जो बच जाता है वो फर्नेस ऑयल होता है। जब मुल्क में भी अगर आप देखिए तो पेट्रोल की फराहमी में कुछ मसाइल थे, उसका जो एंड इम्पैक्ट है वो फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज में भी है। मतलब मगर ये तो गवर्नमेंट वाला इस सवाल पे भी मैं आ रहा हूँ, मगर देखें आपकी काम था कि आपको पता होना चाहिए था कि आगे जाके क्या डिमांड होगी। मई के महीने में सनतें बंद थी, लोग घरों में थे, शॉर्टेज नहीं हुई क्योंकि सनतें नहीं चल रही थी। मगर आपको एहसास होना चाहिए था कि जून में डिमांड बढ़ेगी, तो एक तरफ तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं की, वफाक देना चाह रहा है, आपके पास बिजली लेने की सलाहियत नहीं है। फर्नेस ऑयल इस चीज़ों के लिए आपको लिखना चाहिए था कि आपकी डिमांड क्या होगी। देखिए सर, हमारा जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है वो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ हैं उनको हमारी रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल बर वक्त गई थी और उनको ये अंदाज़ा भी था। इसमें जो शायद भाई एक एलिमेंट होता है ना, वो ये होता है कि अगर फर्नेस ऑयल थोड़ा कम भी होगा ना तो हमको RLNG दी जा सकती है जो हम फर्नेस ऑयल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको सही बताया है, उन्होंने हमारी क्वांटिटी में इजाफ़ा भी किया और वो इजाफ़ा कुछ दिन चला भी। मगर उसके साथ हुआ ये कि नॉर्थ के अंदर एक फील्ड है कड़क के नाम से, जहाँ से 300 MMCFD गैस आती है। उस फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स हुए जिसकी वजह से वो गैस सिस्टम से निकल गई है। उसकी वजह से SNGPL के सिस्टम में शायद कुछ शॉर्टफॉल आ गया है और वो जो RLNG हमको दी जा रही थी वो पहले वापस हो गई और अब उन्होंने उसमें दोबारा से कुछ बढ़ा दी है। तो अगर हमें RLNG और टोटल गैस मिला के आज 300 मिल जाए और 2,500 टन फर्नेस ऑयल मिल जाए और टपाल गुल को भी तेल मिल जाए तो ये जनरेशन नॉर्मल हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह कराची शहर में कोई तकलीफ नज़र नहीं आएगी। सर मगर मुझे ये बताइए ना कि दरमियान में ये हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने इंपोर्ट के हवाले से पाबंदी लगाई, उसके बाद उसको खोल दिया, फिर उन्होंने कहा कि ये जो पेट्रोल की शॉर्टेज थी ये तो इन्होंने होर्डिंग की हुई थी प्राइवेट कंपनीज ने, इसलिए हुआ।
आपको जो शॉर्टेज हुई है वो कैसे हुई है? जब 3400 मेगावाट आपको पता था कि डिमांड अचानक बढ़ जाएगी जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, आपने इंटीमेट किया था, नहीं किया था, क्या हुआ ये? हमने जब ये महीना शुरू हुआ था और जिस वक्त हमें ये SSGC ने PSO ने हमें ये बताया था कि अभी तेल हमको जो है ना हम नहीं दे पाएंगे कुछ या कम क्वांटिटी होगी और आप RLNG के ऊपर रिलाई करें, तो हमने उस वक्त फिर इमीडिएटली फेडरल गवर्नमेंट को बता भी दिया था कि ये रिक्वायरमेंट है। और मैं फिर ये कहूँगा कि क्योंकि ख्याल ये था कि क्योंकि RLNG हमको मिल जाएगी तो इसलिए कोई जनरेशन का शॉर्टफॉल नहीं आएगा। नहीं, PSO ने आपको क्या कह के बताया कि वो नहीं दे पाएंगे आपको आपकी डिमांड के मुताबिक फर्नेस ऑयल? क्या क्या कह के बताया? उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के पास इन्वेंट्री नहीं है, हमने सारी इन्वेंट्री डाइवर्ट करने के लिए कह दिया। देखिए मैं तो शायद साहब मैं तो अपना वो मैनेज कर सकता हूँ ना कि हम जो है वो अपने जिस आदमी से हमारा फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है हम उससे बात करेंगे और उसकी एश्योरेंस के ऊपर हम सारी प्लानिंग करते हैं। हम ऑब्वियसली यू नो वी कैन, हम उनकी सप्लाई चेन को तो जाकर के मैनेज नहीं कर सकते। और मैं फिर ये कहूँगा कि क्योंकि उनको एक ये एश्योरेंस थी कि RLNG दस्तयाब है और वो मिल सकती है, तो मेरे ख्याल में उनका ख्याल ये था कि अगर कोई थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल होगा तो RLNG से पूरा हो जाएगा। सर आपकी जिम्मेदारी आप पर है, मगर जो उनकी सप्लाई चेन है उसमें जिम्मेदारी उन्होंने कहा था प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं जिन्होंने होर्डिंग किया हुआ है और तेल जखीरा किया हुआ है। तो ये अगर आपको शॉर्टेज हुई और PSO ने आपको कहा कि उनके पास फर्नेस ऑयल नहीं है तो सवालात वफाकी हुकूमत के लिए भी उठ रहे हैं। मगर ये बता दें आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? इस गर्मी में बहुत लोड शेडिंग भुगतनी पड़ रही है उनको। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आज रात से और कल शाम से ये बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह संडे से मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया चीफ CEO के इलेक्ट्रिक कह रहे हैं मोहन सल्वी साहब के इतवार से सिचुएशन कराची के शहरियों के लिए नॉर्मल हो जाएगी और उम्मीद करते हैं ऐसा ही।